हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? यार पीके, अभी तो तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि लास्ट में मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मतलब ध्यान नहीं जाता ना, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं ना, तो इसलिए फिर मैं उस पर कुछ नहीं बोलता। अच्छा, ये हम लोगों का अमरीश कुमार, अच्छा ये जरा सुनना बात को। ये हम लोग का वो लेक्चर है जो 2 दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे, शायद 7 तारीख को। और फिर मुझे तबीयत अपनी अनकंफर्टेबल लगी थी। 7 क्वेश्चन तक मैंने पढ़ा दिया था, 8वें क्वेश्चन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है। तो ये मैं आज पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी आप लोग का मतलब ये आज मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। आज लास्ट डे है आप लोगों के स्टैटिक जीके के बैच का, शेड्यूल वाइज, ठीक है ना। आज लास्ट डे है, ये बचा हुआ भाग है जो मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं, है ना। लास्ट डे आज, क्योंकि 10 ही लेक्चर थे तो ये बचा हुआ पोर्शन है। और उसके अलावा हम आपको बताएं, यदि मान लीजिए स्टैटिक जीके में हमसे कोई टॉपिक कभी, मतलब ऐसे तो अनगिनत टॉपिक है ना दोस्त, छूट गया होगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन मुझे जितने बने, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन बने, केंद्र शासित प्रदेश के सीएम का चुनाव कैसे होता है, भैया आप दिल्ली उल्ली के जो सीएम है उनका चुनाव कैसे हो रहा है। विधानसभा सीटें तो हैं हर जगह, तो विधानसभा सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है ना। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो जब अरजुद्दीन अली साहब, मैं कह रहा हूं आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। तो फिर यार तो फिर कल की क्या बात करना। अच्छा, श्याम भारद्वाज कह रहे हैं सर मैं आज ही परचेस किया हूं, कैसे तैयारी करूं। श्याम यार, ये 10 के 10 लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और इन 10 लेक्चरों को आप 10 घंटे में ईमानदारी से देख करके तैयारी कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग का एक लेक्चर बचा हुआ है वो लेक्चर होगा, उसके बाद ये लेक्चर इंड माना जाएगा। मतलब कि 10 के 10 दिन जो हम लोग का टॉपिक था वो हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है ना। यदि कोई दोस्त, फिर भी एक बार बोल रहा हूं, यदि कोई दोस्त गलती से बच गया हो तो प्लीज उसको एक आप लोग ठीक है ना, ध्यान देके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर स्टैटिक बुक्स एक बार देख लीजिए, इस पर सर फेस दिखाइए प्लीज। यार अभिषेक आ जा रहे हैं, रुको एक सेकेंड। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये वो है गुरुजी, सिलेबस वाइज क्लास ले लो ना। रिंकू देखो, सिलेबस वाइज क्लास की जो आप बात कर रहे हो कि सिलेबस वाइज क्लास ले लीजिए, ये कर लीजिए, यार देखो स्टैटिक जीके का कोई सिलेबस नहीं होता है। स्टैटिक जीके तो वो चीज होती है कि आप इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या कवर कर सकते हो, ठीक है ना, वो होती है स्टैटिक जीके। उसके अलावा स्टैटिक जीके में ऐसा, हमने ये जो 10 टॉपिक लिया था, ठीक है ना, देवांग यार सीबीटी 2 के लिए भी होगा। हमने जो ये 10 टॉपिक इस स्टैटिक जीके के बैच में लिया, आज 10वां दिन है उसका, वो ये सोच समझ करके लिया कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें थी उसमें, और कुछ नहीं, कोई खास नहीं था उसमें, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लोगों के कैमरे ऑन हेलो। किए, कई लोग अपने अपने हेलो सर। माइक अपना म्यूट कर लो दोस्त, जो भी बोल रहे हो, हेलो क्योंकि सर। अगर, सर कुछ पूछ रहे थे सर, कुछ पूछना सर। हाँ बोलो कौन भाई। सर दिलीप कुमार सर हैं। हाँ बोलो दिलीप। सर बोल रहे हैं कि आज सर नंबर सिस्टम सर पढ़ाई हुई थी सर आज क्या अभी। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का। आज सर। जी जी जी। अब सोचो कि तुम जी स्टैटिक जीके के क्लास में यार मैथमेटिक्स पूछ रहे हो, सर हमें कैसे पता क्लास रहेगा। क्लास क्लास सर मिस हो गया तो सर इसलिए सर पूछे सर क्लास हुई नहीं है कि तो नहीं। ये देखो दोस्त, दीपक यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपनी क्लास के अलावा दोस्त किसी की क्लास से कोई मतलब नहीं रखता हूं, ठीक है। तो यार मैं इसका जी कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा कि क्लास हुई नहीं हुई। इवन मैथ के भी 3 टीचर पढ़ाते हैं, राहुल पढ़ाते हैं, अक्षय पढ़ाते हैं, शांतनु पढ़ाते हैं, कौन कौन, अब किसकी कौन सी बैच की बात कर रहे हो आई डोंट नो यार, ठीक है। ओ सॉरी सर। ओके सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहा जो मैं आप लोगों से समझ पा रहा हूं या जान पा रहा हूं। तो ठीक है, देखो पीके तुम अभी विदाउट टी शर्ट में थे, हेलो अभी अभी तुम टी सर। शर्ट पहने हो, पीके सही कह रहे हैं ना। क्योंकि जब तुम्हारी झलक आई थी बेटा ना, तो हम देख लिए थे कि तुम बनियान पहन के टहल रहे हो इधर उधर, फिर तुम भाग के शायद टी शर्ट पहने, अगर मैं सही हूं तो। हाँ,
किसी स्टूडेंट को कुछ बोलना हो तो वो बोल सकता है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। हाँ रिंकू बोलो। गुरु जी एक बार पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इनके सिलेबस यार पॉलिटी की बात जो तुम कर रहे हो, पॉलिटी मैं अपने, जिसका स्पीकर ऑन हो, पॉलिटी मैं अपने किसी न किसी स्टूडेंट का स्पीकर ऑन है, अगर वो ऑफ करेगा तो क्लियर सुनाई पड़ेगा। हाँ, तो पॉलिटी और हिस्ट्री, ये मैं जितने भी फाउंडेशन बैच या ग्रुप डी का बैच या जीडी का बैच आता है, मैं उनमें पढ़ाता रहता हूं रेगुलर, ठीक है ना। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या करो कि उसके लिए परेशान हो, ठीक है ना। कोई मतलब अब वो आपको उन्हीं में देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कौन है? सोनिया जी, नागेंद्र, श्याम भारद्वाज। आज मैं मतलब कुछ स्टूडेंट्स को अपने देख पा रहा हूँ। अभिषेक स्टूडेंट्स, एक बार सर जो क्लास आपने बीच में छोड़ दी थी, हाँ उसी क्लास को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। जो क्लास मैंने बीच में छोड़ दी थी उस क्लास को आज हम पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। माही सिंह जी और सोनिया जी, नागेंद्र, श्याम भारद्वाज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग लाइक कि टाइम पास, तो मैं टाइम पास नहीं करना चाह रहा हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने 7 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद टॉपिक छोड़ दिया था, तो मैं चाह रहा हूं कि आज वो टॉपिक्स मैं पूरा कर दूं। इट्स ओके। और यार कोशिश करना समझने की, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि आपको ये नहीं बताया जाता, ठीक है ना। हाँ चवन गोवर्धन अपने क्वेश्चन को टाइप कर दो यार। जिसमें कहानी नहीं है, सिर्फ वन लाइनर है और उसको हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहे हैं? इंसालाइन में क्वेश्चन आता है, इंसालाइन में क्वेश्चन आता है यार। राक्तिम सूर्या, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो मैं अब थोड़ा पढ़ा दूं, नहीं तो ये वो चीज है। अब पहले इसको देखो, ठीक है ना, पहले इसको देखो। बिल्कुल दोस्त एसएससी जीडी, ये 8वें क्वेश्चन से आएगा। देखो ये 8वें क्वेश्चन से, क्यों? क्योंकि इससे पहले का 7 क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, अधूरा रह गया था, इसलिए आज इसको पढ़ाने जा रहा हूं। 8वां क्वेश्चन से देखो, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप क्या कहते हो, ये लंदन में है और इसके बारे में जानो। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, मेरीटाइम मतलब समुद्र से तात्पर्य है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है और भारत भी इंटरनेशनल या सामुद्रिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी क्या है, एक कंट्री, मतलब मेंबर्स में से। ऐसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं जिनका कि भारत मेंबर नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भारत मेंबर है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार, पहले तो यही पूछ देता है कि कलिंग प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए सर इट गोज इन साइंस, ठीक है ना। ये देता है यूनेस्को। मैं कहीं लिख के दे सकता हूं कि अगर 10 बार के क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन से आएंगे तो कम से कम 6 से 7 बार आपसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछता है, या फिर इसके डायरेक्टर जनरल का नाम पूछता है, और या फिर इसकी स्थापना का वर्ष। इसके ये तीनों पॉइंट मेरे भाई, कि यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और ऑड्रे अजोल इसके क्या हैं, वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। अच्छा, इसी यूनेस्को ने अभी भारत में हाल ही में 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको घोषित किया है, तो आपके रुद्रेश्वर महादेव मंदिर को, रुद्रेश्वर ये मंदिर है, इसको 39वां घोषित किया। और 40वां घोषित किया है इसने किसको, हड़प्पा सभ्यता की जो एक साइट है धौलावीरा, धौलावीरा को 40वां स्थल घोषित किया है। याद रखना, धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है मेरे भाई जो हड़प्पा सभ्यता में 3 भाग में बटा हुआ शहर है। तो चूंकि भारत से इसने 2-2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस बार घोषित किए हैं, तो इस बार के एग्जाम में पॉसिबल है कि आपसे पेरिस इसका हेडक्वार्टर, या फिर इसका एस्टेब्लिशमेंट, या फिर ऑड्रे अजोल इसके हेड के बारे में पूछ दे, ठीक है ना, इसके हेड के बारे में पूछ दे। अगला देखिए, डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ तब से चर्चा में आ गया
जब से कोविड अपना प्रभाव छोड़ दिया, ठीक है ना, तब से WHO चर्चा में है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? जिनेवा में, ठीक है ना। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना है। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। और टेड्रोस अघानम या अघानम इसके क्या हैं? वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। 194 देश इसके सदस्य हैं। अभी 194 में से एक अलग हो गया, WHO की उसने सदस्यता छोड़ दी, तो अब हम कह सकते हैं कि 193 रह गए। किसने छोड़ दिया? यूएसए। अमेरिका ने कोविड-19 के मैटर पे WHO का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि चीन को ये दोषी ठहराया जाए कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैला है। लेकिन WHO ने कहा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे कह दें। बल्कि जिस लैब से ये दुनिया को डाउट था कि कोविड के वायरस फैले हैं, उस लैब को WHO ने इस बार वर्ल्ड की सबसे अच्छी लैब का प्रमाण पत्र भी दिया है। ओवरऑल हम लोग का मुद्दा यह है कि अब इसमें से एक माइनस करके तुम लोग देखना कि 193 हो गए हैं। टेड्रोस अघानम जिनेवा पूछ सकता है। अगला देखिएगा, वही सेम चीज इंग्लिश में यहां पे लिखी हुई है कि 194 हैं और यूएसए को इसमें से आपको माइनस करके अब देखना पड़ेगा। अपडेट हो गया। अगला देखिए, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर आपसे पूछा जाए कि सर विश्व बैंक की स्थापना, देखो विश्व बैंक की वैसे तो स्थापना की गई है मेरे भाई 1945 में। कुछ देशों को हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुछ ऐसे देश हैं, जैसे इसकी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे मैं आपको बताऊं IBRD। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, IBRD। इसका दूसरा संस्था है मेरे भाई IDA। इन दोनों IDA को हम लोग क्या कहते हैं? IDA को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों एक जगह है, जिस जगह का नाम है आपके ब्रेटन वुड, ठीक है ना। क्या नाम है मेरे भाई? ब्रेटन, TON, हाँ ठीक है, TONWOODS, ब्रेटन वुड्स। इन दोनों को हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। एक ब्रेटन वुड नाम का जगह है जहां कुछ समझौता हुआ, उस समझौते के तहत IBRD और IDA नाम की संस्था बनाई गई, जिन्हें हम लोग ब्रेटन वुड समझौते के तहत बनाए, इसलिए इसको हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। अब देखो IBRD, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और कौन कौन से आते हैं? सर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मुख्य रूप से मेरे भाई एक आता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, ये तीसरा हो गया। एक आता है मेरे भाई MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक मेरे भाई आता है आपके जिसका नाम है ICSID। ये क्या है सर? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब सरा इनका काम ध्यान से सुन लो, शॉर्टकट में बताऊंगा, मतलब मोटी बात बताऊंगा, ताकि IBRDA और IDA को हम लोग इन दोनों को सम टाइम एक साथ जोड़ के वर्ल्ड बैंक भी कह देते हैं। कभी कभी सिर्फ IBRDA को ही हम लोग वर्ल्ड बैंक कह देते हैं। IBRDA ये सिर्फ मेरे भाई विकसित देशों को लोन देता है या बड़े देशों को लोन देता है, और छोटे समय के लिए, ठीक है ना, छोटे समय के लिए लोन देता है। जबकि IDA गरीब देशों को लोन देता है। IDA किसको देता है? गरीब देश को लोन देता है और लंबे समय के लिए लोन देता है, और ये उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लेता है, ये ब्याज नहीं लेता है, जबकि IBRD ब्याज लेता है। चूंकि IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी गरीब देश को देता है, लंबे समय तक के लिए पैसा देता है, ब्याज नहीं लेता है, इसलिए IDA के लोन को हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं कि भैया अच्छा है कि पैसा वैसा सूद वूद नहीं ले रहा है। अच्छा, इन दोनों का काम तो क्लियर हुआ। सर IFC क्या करता है? IFC को मोटे शब्दों में याद रखना कि ये जैसे कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या कर पाती हैं, जिनको कि आप समझो किसी देश से वो कम नहीं है। अब अगर भारत में रिलायंस को, मुकेश अंबानी को लोन चाहिए, तो हम लोग के मोहल्ले में जो बैंक है SBI, वो उसको दे पाएगा? नहीं। SBI के अगर हेड के पास जाकर के मोहल्ले वाले मैनेजर के पास मुकेश अंबानी बैठ जाएं,
तो उसका तो सांस फूलने लगेगा। अब मुकेश अंबानी से पूछ भी दे अगर वो गलती से कि कितना लोन चाहिए, तो मुकेश अंबानी कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए दे दो हमको तुम। 1 लाख करोड़ रुपए उसके बैंक का 20-25 साल में बिजनेस नहीं होगा, वो कहां से दे देगा? तो वो तुरंत एसबीआई के हेड को फोन लगाएगा मुंबई में। एसबीआई का हेड कहेगा यार मेरी भी औकात से बाहर है, आरबीआई से बात करो। आरबीआई कहेगा कि हमारा पैसा भारत देश के लिए है कि तुम्हारे रिलायंस कंपनी के लिए है, हम तुमको लोन इतना ज्यादा नहीं दे पाएंगे, कुछ पैसा मांगो यार। तो ऐसे बड़े बड़े जो अमीर अमीर कंपनी होती है मेरे भाई, या बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन वो बहुत बड़ी हैं, कंपनी या संस्था जो प्राइवेट है उनको लोन देता है इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, और ये ब्लू चिप कंपनियों को सिर्फ लोन देता है। सर ये ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो पैसा टाइम से लोन के रूप में ले और टाइम से उसको चुकता कर दे, उसे कहा जाता है ब्लू चिप कंपनी। और ऐसा भारत में एकमात्र ब्लू चिप कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस टाइम से पैसा लेती है और टाइम से लौटा देती है। अच्छा, तो सर आपने बताया आईबीआरडीए अमीर देशों को दे दिया, ब्याज लेगा, छोटे समय के लिए दिया। आईडीए गरीब देशों को लोन देता है, लंबे समय के लिए देता है, ब्याज नहीं लेता है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, इसलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ रहा है। मैंने एसएससी का पेपर, सीजीएल, सीएचएसएल का बहुत एनालिसिस किया है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछेगा। कभी आपसे यही पूछ देगा कि वह कौन सी विश्व बैंक की संस्था है जो पैसे तो देती है लेकिन उसके बदले में ब्याज नहीं लेती है, तब आपको याद करना पड़ेगा कि आईडीए। अच्छा, फिर आईएफसी का काम हो गया, प्राइवेट कंपनी या संस्था को देती है। मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये गारंटी लेने का काम करती है। जैसे भारत है, भारत एक दो बार पैसा लिया मान लीजिए आईडीए से और टाइम पे नहीं लौटा पाया, फिर किसी तरह रोग आकर के दे दिया, तो आईडीए के पास जब अगली बार भारत जाएगा, कहेगा भैया दे दो 500 रुपया, तो आईडीए कहेगा भाग यहां से, पिछली बार लिए थे 20 साल के लोन पे 30 साल में चुकाए हो, नहीं देंगे तुमको इस बार। तो भारत जुगाड़ देखेगा, तो भारत किसके पास जाएगा? मीगा के पास, जो कि वर्ल्ड बैंक की ही एक संस्था है। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा से कहेगा ए तुम गारंटी लेते हो ना भाई, मेरी गारंटी इस बार ले लो और मुझे आईडीए से 500 रुपए दिलवा दो, इस बार मैं 20 साल में चुका ही दूंगा। तो मीगा का जो हेड होता है उसका दिल पिघल जाएगा, ये गारंटी लेने का काम करती है। कहेगा ठीक है चलो हम बोल देते हैं, ये फोन करके आईडीए को बोलेंगे यार भारत को 500 रुपए दे दो। मीगा ने गारंटी लेने का काम किया, भारत को 500 मिल गए। भारत 20 साल तो पहले मुस्कुरा के पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, समोसा किया। 20 साल के बाद उसको आईडीए ने फोन किया, भैया वो 500 रुपया। तो भारत बोला ये जो आपने नंबर मिलाया है ये रॉन्ग नंबर है, ये अफगानिस्तान का नंबर है, आप काबुल और तालिबान से पैसा मांगे। आईडीए तुरंत मीगा के पास फोन मिलाएगा, ये तुम कहे थे ना कि हम उसकी गारंटी लेते हैं 500 रुपए के लिए, वो फिर गेम खेल गया है, लाओ अब दो 500 तुम। मीगा फिर भारत के पास फोन मिलाएगा, कहेगा यार तुम्हारी गारंटी हम लिए थे, तुम इस बार नहीं चुकाओगे तो अगली बार लूंगा नहीं। भारत बोला मत लेना बे, अब हो गया हमारा काम, जाओ किनारे हटो। अब ऐसी स्थिति में मीगा क्या करे? तो मीगा जाएगा आईसीएसआईडी के पास। ये क्या करता है? इंटरनेशनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है ना। जो आईसीएसआईडी है, जो कि इसको हम लोग इंटरनेशनल सेंटर, ये सेंटर है यार, कोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल SENTER, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो मीगा इससे कहेगा यार तुम सेंटर हो ना, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको तुम सुलझाते हो ना, एक प्रकार के कोर्ट हो ना, यार ये 500 रुपए भारत से दिलवा दो ना। तो यहां पे जाकर के वो भारत पे मुकदमा करेगा। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय पैसे के लेन देन संबंधी उठापटक मुकदमा चलता है वो आईसीएसआईडी में चलता है। फिर भारत देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन होता यही है, ठीक है ना, लेकिन होता यही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि आईबीआरडी, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि आईबीआरडी और आईडीए को हम क्या कहते हैं? दो संस्थाएं कहते हैं बैंक की। इसके अलावा आईएफसी है जो प्राइवेट कंपनियों को लोन देता है, MIGA है जो गारंटी लेता है, ICSID है जो क्या करता है? इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को देखता है, ठीक है ना। वाशिंगटन DC, जितना पैसा रुपया से रिलेटेड अंतरराष्ट्रीय संस्था है
लगभग सभी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जिन लोगों को मेरा टेलीग्राम आईडी न पता हो भाई, मेरा टेलीग्राम आईडी है अड्डा 247 GS बाई आशुतोष सर, आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना। अड्डा 247 GS बाई आशुतोष सर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, अब ये वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड ट्रेड और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड टूरिज्म। उसी तरीके का एक होता है वर्ल्ड ट्रेड भी, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी हम बात कर दे। देखो अगर वर्ल्ड ट्रेड, ये तो व्यापार वाला है, व्यापार वाले की स्थापना कब हुई थी? तो सर इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995 को। लेकिन पूछ रहा है टूरिज्म, घुमा मतलब पर्यटन का, तो पर्यटन वाला कहां है? मैड्रिड, ठीक है ना, पर्यटन वाला कहां है? मैड्रिड में है। अब जरा देखिएगा विश्व, अच्छा यार यहाँ ये क्वेश्चन में गलत है, वर्ल्ड ट्रेड ही रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि हेडक्वार्टर आर इन जेनेवा। एक सेकंड में इसको सुधार दे रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ही करो, तो क्वेश्चन में गलत है, मैं सुधार रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और मैड्रिड की जगह इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? जिनेवा। अब ये सही है। टूरिज्म वाला तो यार पेरिस और इसमें है ना, जिनेवा। टूरिज्म की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में भी काट के विश्व व्यापार संगठन करो, व्यापार संगठन। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लिखने वाले की गलती है। तो अब फाइनली सुनो, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो जिनेवा में है। 1 जुलाई 1995 को इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यहां पे अगर हम लोग कर दें आपके घूमने वाले का, आपके पर्यटन वाले का, तब ये जाकर के सही होगा कि भैया 1925 में इसका जो घूमने टहलने वाला है वो कहां पे है? तो 1925 में। इसको एक बार मैं यहाँ पे करेक्ट भी करना चाहूंगा, क्योंकि नहीं तो होगा क्या ना कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो आप लोग मेरी लंका लगा दोगे कि अरे गुरुजी गलत कर दिए, गुरुजी गलत कर दिए। तो मैं उसको एक सेकंड सही करके ही आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है ना। भले ये किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड बैंक, IMO, WHO, और ये हम लोग बात करें विश्व पर्यटन, हाँ यहाँ पे पर्यटन ही है, ठीक है ना। तो पीछे वाले स्लाइड पे हम लोगों ने व्यापार संगठन के बारे में पढ़ा है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, और इस वाले स्लाइड पे हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो ये इसका पूरा डेटा है और पिछले वाले पे पूरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग अलग पीपीटी पे दो अलग अलग डेटा है, ठीक है ना, और दोनों अलग हैं। ये व्यापार का है और वो आपके सॉरी ये पर्यटन का है और वो व्यापार का है। नेक्स्ट देखेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का कार्य क्या होता है? लेंडिंग टू प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को ऋण प्रदान करता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। मैंने कहा जितने भी पैसा रुपया रिलेटेड है सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना, और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 190 इसके हेड बेस है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये अभी नई नई इसकी हेड बनी है, इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, आपसे IMF का पूछ सकता है। और पहली बार कोई भारतीय अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं, ये इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर बनी है, मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार बने हैं। तो गीता गोपीनाथ भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा भी इंपॉर्टेंट है। इन दो में से एक बात आपके पेपर में रहेगा, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। अगला देखिएगा, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? बताइएगा, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? सब लोग बताओ, 27 हैं, 28 हैं, 54 हैं, कितने हैं यूरोपीय संघ में? सर यदि हम लोग यूरोपीय यूनियन की बात कर दे तो यूरोपीय यूनियन में सर आपके वर्तमान में 28 है। यूरोपीय यूनियन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 6 देशों ने मिलकर की थी, जिसे हम लोग इनर 6 कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड। साथ ही साथ एक और है आपका लग्जमबर्ग। कभी कभी इनर 6 क्या है या इनर 6 देशों में कौन सा आता है कौन सा नहीं, ये भी पूछा जाता है। द्वारा रोम की संधि से यूरोपियन की स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है ना।
2013 में क्रोएशिया शामिल हुआ है और 1998 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी स्थापना हुई है। खैर, मुद्दा यह है, इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछेगा, ये बता दीजिएगा, स्थापना वर्ष पूछेगा और किन किन ने इसकी स्थापना की है यूरोपियन यूनियन से। अगला देखिएगा, नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑप्शन। इसने नाटो ने गैट की जगह ली है। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है ना, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके वर्तमान में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है? हेड है। नाटो से अक्सर जो मैंने देखा है, या तो हेड का नाम पूछा है या स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर नहीं पूछा है। आसियान यार तुम लोग रटे रहते हो कि आसियान 8 अगस्त 1967 को बना, भारत इसका मेंबर है। 8 अगस्त को बना था, इसलिए 8 अगस्त को आसियान डे मनाते हैं। सदस्य देश 10 हैं। इसका हेडक्वार्टर सार्क का और आसियान का हेडक्वार्टर ही पूछता है, और आसियान का फुल फॉर्म पूछता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो आसियान से या तो फुल फॉर्म पूछेगा या फिर हेडक्वार्टर पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय ये आपको रटा होगा, काठमांडू। सार्क और आसियान लगभग रटा रहता है लोगों को। उसके अलावा प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ है। सार्क का आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछ देता है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो ये सार्क के बारे में है। काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, और इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सर यदि हम लोग रेड क्रॉस की बात करें कि इसको सर 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किस अवसर पे की थी और क्यों की थी? अच्छा, कई बार, एक बार मैंने देखा सीजीएल में, एक 1917, एक 1944 और एक इसको मिला है 1963। ये 3 चांस हैं जब इसको क्या मिला है? रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। इसके फाउंडर का नाम भी पूछ देता है और हेड ऑफिस भी पूछ देता है, ठीक है ना। और रेड क्रॉस 1863 में बसाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंटरपोल इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल, किम जोंग यांग, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल क्रिमिनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वैसे इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इंटरपोल कहते हैं। कई बार लोग इसके वो नहीं ध्यान दे पाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फिर से सुन लो, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरपोल। यही वजह है कि इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, क्योंकि लोगों को बस याद क्या रहता है कि इंटरपोल का तो ये फुल फॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जरा सा ये बात याद रखिएगा। सदस्य देश 194 हैं। इसकी जो ऑफिशियल, पेरिस लाओस में इसका हेडक्वार्टर है। 1923 में फाउंडेशन हुआ। इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश इसके क्या है? भाषाएं, ठीक है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन सन 2009 में आपके रसिया में हुआ था। ब्रिक्स जो है भारत, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, एस शब्द सबसे आखिरी में जुड़ा साउथ अफ्रीका ही है, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आपके संघाई में। ब्रिक्स का स्टैटिक का न पूछ करके ब्रिक्स की, G20 का, आसियान का, सार्क का जो मैंने नोटिस किया है, रिसेंट की बैठक पूछता है, ठीक है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग, यूएनईपी की स्थापना की गई थी 1972 में। आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि यूएनईपी, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना, उसी वक्त हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए यूएनईपी की स्थापना की। देखिएगा, हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। इंगर एंडरसन, ये इसके अभी अभी नए डायरेक्टर बने हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल बने हैं, इसलिए इनको पूछ देता है। अगला देखिएगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग को, और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग को और किस नाम से जाना जाता है? सर इसको हम लोग जानते हैं UNHCR, शॉर्टकट है ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 1950 में हुई।
जेनेवा में हुई, ठीक है ना। और इसके वर्तमान अध्यक्ष फिलिया ग्रैडिक हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि ये अभी कुछ ही समय पहले चेंज होकर के बने हैं। उसके बाद ओपेक, ओपेक अरब कंट्रीज में जो तेल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, तेल निर्यातक कंट्रीज हैं, उनकी एक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां है, वियना में है, ठीक है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, अंग्रेजी इसकी भाषा है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बरकिंडो, ठीक है ना, मोहम्मद बरकिंडो। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज संगठन है ओपेक। अगला देखिएगा, यूएनआईडीओ का हेडक्वार्टर का है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानते रहो, वियना में, ठीक है ना। यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक बार बस इसका पूछा था कि हेड कौन है, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। लास्ट, यूनिसेफ, खूब पूछता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां है और यूनिसेफ को बनाया किसने, मतलब किस वर्ष बना। तो सर यूनिसेफ बना है 1946 में, बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल संस्था है, आपातकालीन कोष है ये, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। हेनरी एटा एच कोर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ लिख दूं कि आज के लेक्चर से 1 नंबर, यदि आप ये 25 क्वेश्चन, 8 पहले पढ़ाया था 7 और आज उसका बचाओ, अगर आप पढ़ लो और आपसे पूछे ना यार तो मैं नाम बदलने को तैयार हूं। मैंने जो 10 लेक्चर स्टैटिक जीके में पढ़ाए हैं, जो स्टूडेंट ईमानदारी से इनका रिवीजन करके जाएगा, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं कि वो किसी भी एग्जाम में, जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीबीटी 2 हो, 1 हो, रेलवे हो, वो पाएगा 5 नंबर। मैं कमेंट ओपन कर दे रहा हूं और मैं ये आपसे, आप लोग एकदम मुझसे ये नहीं, एक दोस्त की तरह सलाह देना कि क्या जो स्टैटिक जीके में यार ये कवर किए गए हैं, इनसे मार्क्स आते हैं या नहीं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं। अगर लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक फालतू थे, तो यार वो भी आप सलाह दे सकते हो, लेकिन मेरी मजबूरी समझना दोस्त, मैं हिस्ट्री पॉलिटी को इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ा सकता हूं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, कहानी है, लेकिन मेरे भाई स्टैटिक जीके को इंटरेस्टिंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। स्टैटिक जीके को इंटरेस्टिंग नहीं किया जा सकता है, रीजन बिहाइंड दैट, यार सब कुछ तो वन लाइनर होता है। अब मैं उसमें क्या बताऊंगा कि ये इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्टैटिक जीके बैच लेने का क्या फायदा हुआ सर? फायदा यह हुआ कि सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको 10 दिन में, 10 घंटे में ओवर थ्रू करा दी गई, ठीक है ना। देखो रिंकू, मैं पॉलिटी और फुल हिस्ट्री पढ़नी है, कोई बुक बताओ सर। यार चवन, फुल हिस्ट्री के लिए मैं खुद कई बार हिस्ट्री के अलग अलग राइटर्स पढ़ा हूं, तो मैं कोई एक बुक तुम्हें कैसे बता दूं कि एक बुक से तुम्हारी फुल हिस्ट्री हो जाएगी। अगर हिस्ट्री पे पकड़ ही बनानी है, पीएचडी करना है, तो फिर क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ जाओ, ठीक है ना। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक कि आप यूपीएससी की तैयारी ना करो। तो आज इस लेक्चर का लास्ट डे है। अगर एक आध लेक्चर दोस्त छूट गया होगा मुझसे तो प्लीज उसको कवर कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो प्लीज उसको आप लोग अपनी तरफ से कवर कर लीजिएगा। मंडे से मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, कुछ बैचेस आ रहे हैं मंडे से। हाँ बिल्कुल अली जी, आज लास्ट डे है। आप लोगों को पढ़ा करके आप लोगों ने मेरे भरोसे पे इस बैच को परचेस किया, मुझे अच्छा लगा। और प्लीज यार आप लोग इस लेक्चर को हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 10 दिन का सेशन था जिसको कि आप लोगों के लिए मैंने लाया। जो मुझसे बेहतर हो सकता था स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। और बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई एक आध लेक्चर छूट गया होगा तो उसके लिए माफ करिएगा, होमवर्क समझ करके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंसान हूं यार, कभी कभी गलती हो जाती है। फिर भी जितना मुझे ध्यान रहा, मैंने क्या, कई लड़के होते हैं टेलीग्राम पे लिखने लगते हैं, अरे सर ये छूट गया वो छूट गया, इसलिए भी मैंने कहा, ठीक है ना। प्रियांशु सबके बाद, अच्छा मैं यूट्यूब पे डेली शाम में 7 बजे और सुबह में 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं। उस लेक्चर में प्लीज आप लोग आया करिए, ठीक है ना। उस लेक्चर में प्लीज आप लोग आया करिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि, अच्छा मैं कुछ देर के लिए माइक ओपन कर दूं ताकि, और कैमरा भी, ताकि कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सके, अपनी बात को रख सके। आप लोग से मेरा थोड़ा व्यवहार सर मेरे को अनब्लॉक करवाइए सर यूट्यूब पर। हेलो सर, आपका पूरा सर चैनल कैसे दिखाएगा सर? कैसे दिखाएगा सर? एक सेकंड, पूरा मतलब एक एक लोग करके बोलो। जब लोग में बोले तो एक लोग रुक जाओ, मैं सबको आप
बता रहे हैं सर कि पूरा आपका वीडियो कैसे चलेगा। एक मिनट सब लोग एक मिनट पहले सब लोग अपने माइक को ऑफ करो। अच्छा अब कोई एक हाँ मैं बारी बारी से बोल दे रहा हूँ। प्रियांशु कोई क्वेश्चन पूछना है तुम्हें? हाँ पूछो प्रियांशु पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये साइंस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ेंगे फिर? आज तो लास्ट डे है। ठीक है देखो अब माइक ऑफ कर दो। ओके। साइंस के लिए आप परेशान हो रहे हो ना, मेरा आपसे सलाह है, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, देखो साइंस इतना डेप्थ में जाकर के नहीं पूछता है। उसको पता है कि ये हमारे मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है। साइंस में यार 10-12 ऐसे टॉपिक हैं जो कोई भी स्टूडेंट अगर केयर कर देना तो उसका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके लिए एक मोटी बुक बता दे रहा हूं, साइंस की लूसेंट आती है, साइंस की, जनरल नॉलेज की नहीं, वो सिर्फ साइंस की होती है। एक खरीद के अपने पास रख लो और अपने सिलेबस के हिसाब से उससे पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूं उससे बाहर नहीं आता एसएससी का साइंस। ठीक है रिंकू पूछो क्या पूछना है? गुरुजी सुबह करंट की अफेयर में जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाओ हो वो पीडीएफ में लो कर दो सर, पीडीएफ में रह जाऊं ऐसा कुछ। अच्छा सुनो देखो रिंकू मेरी बात सुनो, पीडीएफ मेरा काम होता है दोस्त सिर्फ पढ़ाना। होता क्या है पीडीएफ लगाने के लिए पूरी टीम होती है और मैं हूं अपने घर पे, तो मैं तो वो भेज देता हूं जो सुबह 8 से 9 की मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, वो पीडीएफ तुमको मिल जाया करेगी। लेकिन जैसे देखो 5 तारीख को एमटीएस का एग्जाम है, उसके बाद जीडी का एग्जाम 16 नवंबर को है, फिर सीबीटी 2 का। जब जब कोई भी एग्जाम आएगा उसके एक हफ्ते पहले मैं यूट्यूब पे फ्री में करंट अफेयर के कम से कम 400 से 500 पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा भी और उसकी पीडीएफ यूट्यूब पे लगवा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसके लिए परेशान मत होना। चमन जी आप पूछो कुछ पूछना सर हो आपका तो। नंबर क्या है सर? आपका मोबाइल नंबर क्या है सर आपका? ये कौन पूछ रहा है? सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? सुनो कंपनी में कभी भी मोबाइल नंबर देना अलाउड नहीं होता है। ये कोई अपना वॉइस ओपन किया हुआ है वो अपना वॉइस क्लोज करे। हाँ तो कंपनी में कभी भी मोबाइल नंबर देना अलाउड नहीं होता है मेरे भाई, दैट्स वाई मैं नहीं दे सकता। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहां अपनी बात रख सकते हैं। अंशिका सिंह आईडी से कोई स्टूडेंट है? इफ यू वांट एनी क्वेश्चन पूछो। पूरा सर पूरा मतलब वीडियो आ जाता है इसका, नया नया हम मतलब हुए हैं, कोचिंग भी करते हैं। आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ। हेलो आ रही है आपकी आवाज लेकिन बहुत कट करके आवाज आ रही है, दैट्स वाई नॉट ऑडिबल। हेलो हाँ आ रही है आपकी आवाज लेकिन बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। पूरा वीडियो रहने दो दोस्त, क्या है कि तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। और कोई स्टूडेंट एक आध कोई रुको यार, यहाँ पे जितेंद्र हैं, सुधांशु हैं, नमन है, निक्की स्टूडेंट। निक्की कुछ पूछना हो तो का नाम ले रहा हूं ना, उसे मैं आधे घंटे सबकी बात सुनूंगा मैं, लेकिन मुझे एक एक करके बात करने दो। निक्की बोलो। निक्की बोलना चाह रहे हैं सर, कल डॉक्टर के पास गए, साले ने कैंसर घोषित कर दिया जी, मैं बड़ा परेशान हूँ। कोई बात नहीं, उस डॉक्टर को तुम कहो कि तुम्हें एड्स है, तुम मेरा कैंसर का इलाज नहीं कर पाओगे, जाओ अपने घर को। नमन तुम बोलो भाई। जाने दो, अरे वो ऐसी बतियाते रहते हैं। नमन तुम बोलो भाई। ये नाग नागिन डांस वांस न कराओ भाई कोई।
ठीक है ना, नहीं तो अभी नागिन डांस होने लगेगा यहाँ पे। तो सर नमन पीडीएफ तुम्हारी कहाँ मिलेगी आवाज सर? सर क्या हेलो सर, नमन? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ ये पीडीएफ पीडीएफ वाला क्वेश्चन कौन किया? मैं बोल रहा हूँ सर। अरे मैं से मैं थोड़ी जान पाऊंगा, अपना नाम ले लो भाई। राहुल राहुल बोल रहा हूँ सर, राहुल। हाँ राहुल, अब बताओ हम कैसे जान जाते कि मैं बोल रहा हूँ? नरेंद्र मोदी जी एक बार होते और कहते मैं बोल रहा हूँ आशुतोष, तो मैं कहता अरे प्रधानमंत्री जी प्रणाम, क्या बात है। तो सर अभी सर नरेंद्र मोदी भाइयों एवं बहनों बोलते हैं सर। अरे तभी उनकी आवाज में भी दम है ना, आदमी पहचान जाता। अच्छा सुनो, तुमने पीडीएफ के लिए बोला दोस्त, देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको मिलता है, और उसी के बगल में अड्डा ऐप पे जब आप जाओगे तो एक पीडीएफ का भी सेक्शन आता है जहां पे आप उसका माइक बहुत गंदा आवाज कर रहा है सर। हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, कोई तो एक ऐसा है जिसका माइक काफी गंदा आवाज कर रहा है, तो उससे कहो भैया पहले एक माइक खरीद ले। जितेंद्र तुम कुछ पूछो भाई। जितेंद्र साहब, ब्लू कलर की आप शर्ट पहने हो, पहला कॉलर खोले हुए हो, कुछ पूछिए। आप पूछ नहीं पा रहे हो। सॉय सुपाय जी, आपका मैंने बहुत यूट्यूब पे कमेंट देखा है, थैंक यू सो मच। बताओ आपको कुछ पूछना हो तो आप कुछ पूछो। यस सर। हाँ बोलो भाई। सीबीटी 2 से पहले एक रिवीजन बैच सर लाइए। देखो सॉय यार, होता क्या है कि मैं आपके कहने पे एक रिवीजन बैच ला दूं। अपना स्पीकर ऑफ कर लो, मतलब मैं कहने पे एक सीबीटी 2, अभी आप देख रहे हो चूंकि मेरी खुद की तबीयत खराब है, मैं घर पे हूं, इसलिए मैं कोई ऐसा बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे मैं फ्री बैच लाऊंगा। और एक चीज जान लो, हिस्ट्री पॉलिटी साइंस में कुछ बदलता नहीं है, मेरा वरदान नाम से पूरा जीएस का एक बैच है, और उम्मीद करता हूं कि मैं वरदान बैच लॉन्च करूंगा, उसमें आप जुड़ जाना, ठीक है। और एक सेकेंड इस टाइमर को हटा दें। अच्छा कोई गर्ल स्टूडेंट नहीं है, फिर होगा कि वुमेन इंपावरमेंट को सर ने बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ अपने लड़के दोस्तों से बात कर लिया। तो इफ एनी गर्ल वांट्स टू आस्क क्वेश्चन देन शी विल। लता राजपूत, आप पूछो भाई। अच्छा आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, और कोई स्टूडेंट जो कोई क्वेश्चन करना चाहता हो? देखो मुझे स्क्रीन पे जितने लोग दिखे मैंने उनका नाम ले लिया। हेलो चवन, हाँ चवन जी पूछो। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से। हेलो हाँ बोलो भाई। हेलो हाँ बोलो भाई। हेलो सर। बोलो आई कैन हियर यू। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, अंशिका, पूछो भाई। वीडियो मिल जाएगा ना, पूरा मतलब वीडियो मिल जाएगा ना, मैं जितना आपकी आवाज समझ पाया, बड़े आप शायद ये पूछ रहे हो कि सर इसकी वीडियो मिल जाएगी ना सारी। यस, देखे अपने छात्र की भावनाओं को कैसे समझ सकता है, तो हाँ बिल्कुल इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सर पहले सबका माइक बंद करवाइए सर, बहुत गंदा आवाज आ रहा है सर, पता नहीं किसका माइक से बहुत इतना गंदा आवाज आ रहा है, पता नहीं। अब मैं क्या करूं दोस्त, ये तो सभी सर को पहले सर सबसे पहले बोलिए सबको माइक बंद करने और वन बाय वन करने दीजिए। भैया माइक बंद कर लो सब लोग, धर्मेंद्र कुमार को बस इस समय बोलने दो, आज थोड़ा टाइम बचा है तो डिस्कस कर लिया जाए। धर्मेंद्र बोलो मेरे भाई। धर्मेंद्र तुम नेटवर्क में नहीं हो क्या? हेलो हाँ धर्मेंद्र बोलो भाई। जीडी का वो खरीद रहे थे, जीडी का
जीडी का कोर्स खरीदा है सर मोहपेक वाला। हाँ, आपने खरीद लिया है? उसमें सर बुक भी मिलता है क्या? यार उसमें ई बुक्स मिलती हैं, ई बुक्स जो मतलब कि आपके मोबाइल पे आपको मिलेंगी। उसमें बुक्स मिलती हैं, लेकिन वो हार्ड कॉपी वाली किताब नहीं कि मतलब जैसे ऐसे कोई किताब हो और आपके घर पहुंच जाए, नहीं, वो ई बुक्स उसमें मिलती हैं। ठीक है? ठीक है। तो हेलो हाँ हाँ, आप कौन भाई? हेलो सर। एक सेकेंड। हेलो सर, हम शशि। हाँ, बोलो बोलो। सरकार है ना? कहिए ना। सर पता नहीं चलता है कि इतना इतना मतलब ज्यादा सब्जेक्ट है और पढ़ाई कितनी करे सब। कोई स्टेप बता सकते हैं शॉर्ट में? क्या बता सकते हैं? कोई नियम, मतलब इतना इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जीएस कैसे पढ़े, पूरा रात दिन कैसे पढ़े? एगो स्ट्रेटजी रणनीति बताइए तो सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ रणनीति। सबसे पहले YouTube कम से कम देखो, Facebook लॉगिन कम हुआ करो, गर्लफ्रेंड है तो छोड़ दो, और यही बस मतलब कि स्ट्रेटजी है अच्छे पढ़ाई की। ठीक है? तो ये सर कोई सर ये की बुक पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं होता है सर। ये तो भैया, जो लोग ये पॉसिबल किए हैं उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिली है, नहीं तो बड़ा दिक्कत हुआ है। विशाल, पूछो भैया, विशाल शर्मा जी। सही बताया सर। की ऑनलाइन किए हैं, कब तक आ जाएगा पता नहीं चल रहा है। कई लोगों के माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक ऑफ करिए। कई लोगों के माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करिए। मैं नाम ले रहा हूं, वो लोग बात करें। विशाल शर्मा, कुछ पूछना है तो पूछो। आई होप विशाल शर्मा का कोई क्वेश्चन नहीं है। और एक स्टूडेंट है माही सिंह, सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस तो आ रही है भाई। ठीक है, चलो, अब आई होप कि मुझे भी जाना चाहिए। अजरुद्दीन अली, तुम पूछो भाई। अजरुद्दीन, कुछ पूछना हो तो पूछो। अच्छा ठीक है। एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना नाम लिखा है अड्डा 247 स्टूडेंट, वो क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। कोई बात नहीं। प्रियांशु सिंह, सर आपके पुराने वरदान वीडियो से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार ये बातचीत का सिलसिला नहीं रुकेगा। मुझसे जितना संभव हुआ मैंने उतना आपसे बात करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं हम लोग फिर कभी दोबारा मिलेंगे, और अब सब कुछ जितना कवर हो सकेगा करेंगे। प्लीज सुबह 8 से 9 की करंट अफेयर और शाम 7 से 8 का जो जीडी का बैच जीएस का चल रहा है उसको ज्वाइन किया करो। कभी कोई मदद की जरूरत पड़े तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर के अपनी बात लिख दिया करो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा जब जब मुझे समय मिलेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करना और सिलेक्शन पाना। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है।